प्रेरणा ने जब से अपने बेटे की शादी तय की, तब से वो परेशान रहने लगी। उसको परेशान हालत में देखकर उसके पति ने उससे कहा, क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? मुझे बड़ी अजीब सी चिंता हो रही है। हमारी आने वाली बहू न जाने कैसी हो, कितने खुले हाथ की हो। मैंने तो आज तक घर बड़ा ही संभाल कर चलाया है। तुमने तो कुछ ज्यादा ही संभाल के चलाया है। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? अरे भाग्यवान, जब तेरी और मेरी शादी हुई थी ना, तब मैं बहुत हट्टा कट्टा हुआ करता था। और शादी के 1 साल होते होते मैं बिल्कुल सूख कर कांटा हो गया और आज तक फिर कभी मोटा ही नहीं हुआ। तो तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी मोटा नहीं होने दिया। दुनिया के आदमियों को देखा है किस तरह पेट बाहर निकला रहता है। उठने बैठने में भी उन्हें दिक्कत होती है। पर अभी मुद्दा तुम नहीं हो, मुद्दा है आने वाली बहू। मैंने तो सोच लिया है, जब वो घर में आएगी तो सारी चीज नाप तोल कर उसे दूंगी कि ज्यादा खर्चा ना हो। अरे भाई, जो भी करना हो सोच समझ कर करना। कहीं ऐसा ना हो कि बहू दूसरे दिन ही अपने मायके चली जाए। और तभी प्रेरणा का बेटा विनोद वहां पर आ जाता है। मम्मी, मैं सोच रहा हूँ कि शादी के लिए शेरवानी मैं अपनी पसंद की लेकर आ जाता हूँ। लाओ, तुम मुझे 50,000 रुपए दे दो। क्या कहा? शादी के लिए 50,000 रुपए की शेरवानी? अरे नालायक, मैं तो 50,000 में सारी शादी करने की सोच रही हूँ। और तुझे हर महीने जेब खर्च तो मैं देती हूँ ना, उसका तूने क्या किया? माँ, मेरी जितनी भी सैलरी आती है ना, वो तो तुम सब रख लेती हो। मुझे सिर्फ आने जाने के लिए किराए के पैसे देती हो। और उसमें से मैं किराया दूं या उसमें से बचत करूं? चुप करो, इस मुंह को बंद रखो। और हाँ, खबरदार, जो ये बात तुमने बहू को बताई। सुनो, ये सब करना फिजूल खर्ची है। मेरी बात मानो, हम बहू को सीधे सीधे तरीके से शादी करके ले आते हैं। क्या धूमधाम करनी? अरे, लोग खाना खाएंगे और घर जाकर बुराई करेंगे। माँ, सारी जिंदगी आपने कंजूसी ही की है। अरे, आपका इकलौता बेटा हूँ। कम से कम मेरी शादी तो धूमधाम से कर दो। क्या हो जाएगा अगर शादी धूमधाम से नहीं होगी? ये सब तो लोगों के चोचले हैं। वरना तो लड़की बिहा कर लानी है, 7 फेरे डालो और घर ले आओ। और प्रेरणा के आगे किसी की नहीं चली। प्रेरणा ने कम से कम खर्चे में शादी निपटा दी और खुशी को बहू बनाकर घर ले आई। बहू, जाकर आराम करो। कल सुबह तुम्हें अपनी पहली रसोई भी बनानी है। ठीक है मम्मी जी, और वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ। अगले दिन सुबह, मम्मी जी, बाथरूम में तो पानी ही नहीं आ रहा है और गीजर भी काम नहीं कर रहा है। अच्छा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें नहाने के लिए पानी देती हूँ। और सुनो बहू, ये गीजर तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए लगाया हुआ है, हम उसे चलाते नहीं है। अरे, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा। और हाँ सुनो, नहाने के बाद साबुन को कपड़े से पोंछ कर रखना, वरना गल जाएगा। हे भगवान, ये तो बहुत ही कंजूस है। अब मैं एक बाल्टी पानी में कैसे नहाऊं, और ऊपर से ठंडा पानी। खुशी जैसे तैसे नहाकर बाहर निकलती है। उसके बाद वो रसोई में जाती है। बहू, तुम्हें हलवा बनाना है। लेकिन मम्मी जी, नई बहू से तो खीर बनवाई जाती है। सुनो बहू, खीर में बहुत ज्यादा दूध लगता है और चीनी भी ज्यादा लगती है। उसे बनाने में समय लगता है तो गैस भी ज्यादा लगती है। इसलिए तुम फटाफट सूजी का हलवा बना लो। और हाँ, घी इतना ही डालना, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन मम्मी जी, हलवे के हिसाब से तो घी और चीनी बहुत कम है। सुनो बहू, कोई बाहर का आदमी नहीं आ रहा है। अरे, घर के लोग हैं, जैसा बनेगा सब खा लेंगे। और खुशी चुपचाप हलवा बनाने लगती है। सब लोग हलवा खाते हैं और खुशी की तारीफ करते हैं। बहू जाओ, ये सारे बर्तन रसोई में जाकर धो दो। मम्मी जी, मुझे भी हलवा खाना है, मुझे भी भूख लगी है। अरे बहू, बस इतनी सी बात। ले, हाथ आगे कर, तुझे हलवा दे देती हूँ। फिर प्रेरणा एक कटोरी में रखे हुए हलवे में से 1 चम्मच हलवा खुशी के हाथ पर रख देती है और बाकी फ्रिज में रखते हुए कहती है, खाना खाने के बाद मीठा हो जाएगा। और खुशी चुपचाप जाकर बर्तन धो देती है। बर्तन धोने के बाद जब खाना बनाने की बारी आती है तो, मम्मी जी,
खाने में क्या बनाना है? देखो बहू, मैंने इस घर को बहुत ही संभाल कर चलाया है और तुम्हें भी वैसे ही करना है। ये आधी कटोरी दाल है और इसमें से 4 लोगों के लिए दाल बनेगी। दाल अच्छी बनाने के चक्कर में तुम इसे गाढ़ा मत कर देना। सोच लो, तुम्हारे हिस्से का खाना तुम्हें नहीं मिलेगा फिर। और रोटी भी बता दीजिए। हम सब की 2-2 रोटी बना लो और अपनी 1 रोटी बनाना। मैं नहीं चाहती कि आते ही तुम खुशी के मारे फूल जाओ। बहू जितनी पतली रहती है उतनी ही सुंदर दिखती है। और हाँ, जब खाना तैयार हो जाए तो मुझे बुला लेना। खुशी खाना तैयार करके अपनी सास को बुलाती है। उसकी सास सबकी थाली अपने हाथों से लगाती है और खुशी की थाली में वो 1 रोटी थोड़ी सी दाल रखकर उसे खाने के लिए देती है। हे भगवान, इतना कम खाना, मेरा तो पेट भी नहीं भरेगा और कल से मैंने कुछ नहीं खाया है इतना। क्या हुआ खुशी, ऐसे क्या देख रही हो बहू? इतना खाना बहुत है तुम्हारे लिए। और खुशी चुपचाप खाना खा लेती है। विनोद, ये सब क्या है? मैं तो भूखी रह गई हूँ। 1 रोटी में मेरा पेट नहीं भरा। तो तुम्हें क्या लगता है 2 रोटी में हमारा पेट भर जाता है? लेकिन क्या करें, माँ के आगे किसी की नहीं चलती। वो जितना खाना देती है ना, हमें उतना ही खाना होता है। तो फिर एक काम करो, जाओ बाहर से मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। माफ करना खुशी, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता। मेरी माँ मुझे पैसे सिर्फ किराए के लिए देती है, फालतू खर्चे के लिए नहीं। तो तुम्हारी माँ इतने पैसे का क्या करती हैं? माँ को ना पैसों से बहुत प्यार है, वो पैसे खर्च करती ही नहीं है। कोई बात नहीं खुशी, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। अगले दिन फिर रसोई में जब प्रेरणा खुशी को खाना बनाने के लिए सामान देती है। हे भगवान, आज मैं फिर भूखी रहूंगी। मैं जानती हूँ खुशी, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ खाना 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 रहा है। अगर इतना ही खाने के बारे में सोचोगी तो भूख और भी लगेगी। इसलिए बस इतना सोचो कि तुम्हें जो मिल रहा है वो तुम्हारे लिए पर्याप्त है, वरना ज्यादा खाओगी तो अदरक की तरह कहीं कहीं से निकल जाओगी। खुशी चुपचाप खाना बनाती है और उसके बाद उसे 1 रोटी खाने के लिए दी जाती है और थोड़ी सी सब्जी। ऐसे क्या देख रही हो थाली को? छोटे छोटे निवाले बनाकर खाओ तो तुम्हें 1 रोटी भी 10 रोटी लगेगी। मैं तुम्हें घर चलाने के तरीके सिखा रही हूँ, आगे तुम्हारे बहुत काम आएंगे। शाम को जब विनोद ऑफिस से आता है, खुशी बिस्तर पर लेटी हुई थी। अरे खुशी, क्या हुआ तुम्हें? इस समय बिस्तर पर क्यों लेटी हुई हो? माँ तुम्हें नीचे बुला रही है। सुनो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। जैसे ही मैं खड़ी हो रही हूँ, सारा सर घूम रहा है। अच्छा अच्छा, रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। पानी पियोगी ना तो अच्छा लगेगा। नहीं विनोद, खाली पानी से काम नहीं चलेगा। मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। सच में बहुत तेज भूख लगी है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। तभी प्रेरणा ऊपर आते हुए ये बात सुन लेती है, रसोई में जाती है और वहां से 1 चम्मच चीनी लाकर खुशी के हाथ पर रख देती है। तुमने क्या सोचा कि मैं एक जालिम सास हूँ? नहीं खुशी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लो, चीनी खा लो। मीठा खाने से एनर्जी जल्दी आ जाती है। और खुशी कभी हाथ में रखी हुई चीनी को तो कभी अपनी सास को देख रही थी। वो चीनी खा लेती है और उतरकर जब नीचे आने लगती है तो सीढ़ियों से लुढ़क जाती है। फिर आनन फानन में खुशी को अस्पताल लेकर जाया जाता है। अरे, इनको तो बहुत कमजोरी है। क्या तुम लोग इसको खाना नहीं देते क्या? देखो भाई, ये तो एक पुलिस केस है। लड़की इतनी कमजोर कैसे है? भाई लगता है तुम ससुराल वालों ने इसके ऊपर बहुत जुल्म ढाया है। ये सुनकर प्रेरणा घबरा जाती है और खुशी के पास जाकर बोलती है, सुनो बहू, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, लेकिन लगता है यहाँ पर हमारे साथ बुरा हो जाएगा। डॉक्टर पुलिस बुला रहे हैं। उन्हें लगता है हमने तुम्हारे ऊपर अत्याचार किए हैं। तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी, मैं बिल्कुल वैसा करूंगी, लेकिन मैं पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहती। क्या कहा आपने? जैसा मैं चाहूंगी बिल्कुल वैसा होगा? तो फिर ठीक है मम्मी जी, रसोई की चाबी मुझे दे दीजिए। आज के बाद रसोई में सबको पेट भर खाना मिले, मैं इतना खाना बनाना चाहती हूँ।
इससे तो अच्छा होता बहू तुम मेरे से मेरी जान मांग लेती। तूने तो रसोई की चाबी मांग ली। क्या करूं, जेल से बचना है तो ये करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ बहू, अब मुझे मंजूर है। ये ले चाबी ले, और पुलिस को कुछ भी मत बोलना, हमें बचा ले बहू। कुछ देर में वहाँ पुलिस आ जाती है। बताइए मैडम, क्या आपके ससुराल वालों ने आपके ऊपर अत्याचार किया है? आपको खाने पीने के लिए नहीं दिया है? बस मैं डाइटिंग कर रही थी और डाइटिंग के चक्कर में ओवर डाइटिंग हो गई। मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ सर, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आज से ही मैं डाइटिंग बंद कर रही हूँ। अब मैं भरपेट खाना खाऊंगी। और ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद खुशी जब घर आती है तो रसोई में अपनी पसंद के खाने बनाती है। अरे बहू, तुम तो 8 से 10 लोगों का खाना बना रही हो। मम्मी जी, सोच समझ के कहना कोई भी बात। देख लो, मैं इंस्पेक्टर साहब को अभी भी सच बता सकती हूँ और आपने वादा किया है, अब तो रसोई की चाबी मेरे पास ही रहेगी। प्रेरणा चुपचाप वहाँ से चली जाती है और टेबल पर तरह तरह का खाना लगा हुआ था। विनोद और उसके पापा बड़े खुश होते हैं और पेट भर कर खाना खाते हैं। अरे वाह बेटा खुशी, तुम बहू बन के नहीं भगवान बनकर आई हो। कितने सालों बाद मैंने पेट भर के खाना खाया है। आज तो मेरी आत्मा तृप्त हो गई। इतना सारा खाना और ऊपर से इतना स्वादिष्ट। अब मैं भी क्या झूठ बोलूं, सच में खुशी बहू, आज मैंने भी सालों बाद पेट भर कर खाना खाया है। लगता है तुम्हारा आना इस घर में बदलाव का सूचक है। उसके बाद खुशी ने रसोई को अच्छे से संभाल लिया। प्रेरणा की कंजूसी अब खत्म हो गई। अर्चना एक अच्छे घर में पली बड़ी लड़की थी। उसे हमेशा से ही खाना बनाने का बहुत शौक था और सबसे ज्यादा जो उसे बनाना अच्छा लगता था वो था आलू टिक्की चाट। एक दिन अर्चना अपनी माँ ममता को अपने हाथों का गरम गरम आलू टिक्की चाट बनाकर खिला रही होती है, जिसे खाकर ममता बोलती है, सच में बेटा, तेरे हाथों के आलू टिक्की चाट में तो बहुत स्वाद है। मैंने कई जगह का चाट खाया है, लेकिन ऐसा चाट मैंने कभी नहीं खाया। और खाओगी भी नहीं माँ, ये चाट सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी अर्चना ही बना सकती है और कोई भी नहीं बना सकता। चलो शुक्र है, आजकल की लड़कियां तो रसोई के काम से दूर भागती है, लेकिन तू उन सब से अलग है। कल को कभी तुझे जीवन में जरूरत पड़े या कोई उतार चढ़ाव का माहौल हो तो तू अपना आलू टिक्की चाट ठेला लगा लेना, खूब चला करेगा। हाँ माँ, सही कह रही हो आप। अर्चना आलू टिक्की चाट वाली, सुनने में कितना बढ़िया लग रहा है ना। अर्चना की बात सुन दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर हंसते हैं और आराम से आलू टिक्की चाट खाते हैं। अर्चना इतना सोच रही होती है कि तभी अर्चना का पति विनोद उसे जोर से आवाज देता है, अर्चना, ओ अर्चना, कस्टमर वेट कर रहे हैं, जल्दी से टिक्की फ्राई कर दो। हाँ अभी कर रही हूँ, बस 2 मिनट। अर्चना फटाफट से टिक्की फ्राई करना शुरू कर देती है और कस्टमर को सर्व करने लगती है। शाम ढल जाती है और अर्चना की आलू टिक्की चाट की छोटी सी दुकान पर कस्टमरों की और भी ज्यादा भीड़ लग जाती है। करीबन रात के 11 बजे तक जमकर कस्टमर आलू टिक्की चाट का मजा लेते हैं, जिसके बाद अर्चना अपनी दुकान बढ़ाकर अपने पति विनोद के साथ घर जाने लगती है। तभी विनोद बोलता है, आज तो दूसरे दिन के मुकाबले में काफी ज्यादा ग्राहक आए हैं। चलो, आज हम दोनों की आलू टिक्की चाट की बिक्री अच्छी हो गई है। अब हमारे पास थोड़े और ज्यादा पैसे जुड़ जाएंगे तो हम अपनी दुकान को थोड़ा और बड़ा कर लेंगे, ताकि कस्टमर आराम से बैठकर आलू टिक्की चाट खा सके। हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरा भी यही विचार है। ऐसे भीड़ भड़के में कई बार लोग आपस में लड़ पड़ते हैं या फिर गिर जाते हैं और खामखा दुकान के आगे लड़ाई हो जाती है। दोनों पति पत्नी बातें करते हुए अपने छोटे से टूटे फूटे घर में जाते हैं और खाना खाकर आराम करने लगते हैं। पलंग पर लेटी हुई अर्चना फिर से अपनी माँ को याद करने लगती है। दरअसल अर्चना की माँ ममता अब इस दुनिया में नहीं थी, पर जाने से पहले उसने अर्चना की शादी विनोद नाम के एक अच्छे घर में रहने वाले लड़के से कर दी थी।
लेकिन कुछ पारिवारिक समस्याओं के चलते विनोद को उसके परिवार वाले घर से और जायदाद से बेदखल कर देते हैं, जिसके बाद से अर्चना की जिंदगी बहुत ही ज्यादा बेहाल और गरीबी से घिर गई थी। ये सब सोचते सोचते अर्चना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन ही मन कहती है, कहाँ मैं माँ के साथ आलू टिक्की के चाट का ठेला लगाने का मजाक किया करती थी और कहाँ आज मुझे अपने पति के साथ मिलकर सच में यही काम करना पड़ रहा है। किसी को नहीं पता कि जुबान पर कब सरस्वती वास कर जाए और हमारा कौन सा बोल कब सच हो जाए। देखते ही देखते मेरा जीवन क्या से क्या हो गया। माँ भी बीमारी के चलते इस दुनिया से चली गई। मेरे पति और मैं घर से बेदखल हो गए। ना जाने मेरी ही किस्मत में इतनी ठोकरें खाना क्यों लिखा हुआ था। पर खैर जो भी हो, अब जैसा भी है जीवन तो जीना ही पड़ेगा। ये सोचते हुए अर्चना अपनी आंखों से आंसू साफ करती है और चुपचाप सो जाती है। अर्चना के हाथों का आलू टिक्की चाट बहुत ज्यादा फेमस था। पहले पहले तो अर्चना ने एक छोटे से टेबल पर ही अपनी दुकान की शुरुआत की थी, लेकिन देखते ही देखते जैसे कस्टमर को उसके हाथों का आलू टिक्की चाट पसंद आने लगा, तो बिक्री और पैसा जोड़ने की वजह से अब अर्चना ने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली थी, जहां पर वो अपने पति के साथ आलू टिक्की बेचने का काम किया करती थी। एक रोज अर्चना की तबीयत खराब होती है और विनोद उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर विनोद से कहते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो विनोद जी, आपकी बेबी माँ बनने वाली है, लेकिन इनकी प्रेगनेंसी में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, इसीलिए इन्हें काम कम और आराम की ज्यादा जरूरत है। कोशिश कीजिएगा कि ये कोई भी ज्यादा भारी काम न करे और ज्यादा देर खड़ी भी ना रहे। ऐसा करने से आने वाले समय में इनकी प्रेगनेंसी में काफी सारी समस्याएं आ सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात का पूरा ख्याल रखूंगा। माँ बनने की खुशखबरी सुन विनोद और अर्चना दोनों ही बहुत खुश होते हैं। कुछ देर बाद दोनों घर आ जाते हैं। तभी विनोद अर्चना से कहता है, अर्चना, अब से तुम आलू टिक्की चाट की दुकान पर नहीं जाया करोगी। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर मैं आलू टिक्की चाट की दुकान पर नहीं जाऊंगी तो फिर कस्टमर को मेरे हाथों की आलू टिक्की चाट का स्वाद कैसे मिल पाएगा? अभी दुकान से ज्यादा तुम्हारी सेहत जरूरी है। मैं कुछ और काम ढूंढ लूंगा, लेकिन अब आलू टिक्की चाट की दुकान को हमें थोड़े समय के लिए बंद करना ही पड़ेगा। जी आप नहीं समझ रहे हैं, इतनी मुश्किल से तो हमारा काम जमा है। अगर हम ऐसे दुकान बंद कर देंगे तो हमारे सारे कस्टमर खराब हो जाएंगे। तुमने सुना नहीं था क्या? डॉक्टर ने क्या कहा है? अरे तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम्हें काम नहीं करना है। तो बस अब इस बात पर और बहस नहीं होगी। अब से तुम घर पर ही रहोगी। मैं कोई नया काम तलाश लूंगा जिससे मैं तुम्हारी और हमारी आने वाले बच्चों की हर जरूरत को पूरा कर सकूं। विनोद के कहने पर अर्चना उसकी हाँ में हाँ मिला देती है, लेकिन उसका दिल अभी भी आलू टिक्की चाट की दुकान को बंद करने के लिए राजी नहीं हो रहा था। देखते ही देखते 3 महीने निकल जाते हैं। अभी तक तो बचत के पैसों से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे पैसे खत्म होने लगते हैं वैसे वैसे घर के हालात खराब होने लगते हैं। लाख कोशिश करने के बाद भी विनोद को कहीं पर भी कोई अच्छा काम नहीं मिलता। अर्चना को भी वो 5वां महीना लग चुका था। ऐसे ही अर्चना विनोद से कहती है, जी सुनिए ना, मेरी बात मान लीजिए, हमें अपनी आलू टिक्की दुकान को वापस से खोल लेना चाहिए। अरे मैं वहाँ पर खड़ी होकर कोई काम नहीं करूँगी, चाहे काम आप ही कर लेना। मैं बैठकर आराम से टिक्कियाँ बना दूंगी, आप कस्टमर को सर्व कर देना। तुम कैसी बातें करती हो अर्चना? मैं तुम्हें या हमारे आने वाले बच्चे को लेकर किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं ले सकता हूँ। अरे तुम सारा सारा दिन बैठकर गर्म तेल में टिकिया निकालोगी, तो इससे तुम्हें आराम कब मिलेगा? अर्चना विनोद को काफी समझाती है, लेकिन फिर भी विनोद अर्चना की बात मानता ही नहीं। देखते ही देखते 7वें महीने की शुरुआत हो जाती है, लेकिन अभी तक विनोद के हाथ खाली के खाली थे। वहीं दूसरी तरफ अर्चना की गर्भवती अवस्था में अब समस्याएं भी बढ़ने लगी थी। ऐसे में विनोद के पास अर्चना की दवाई समय पर खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, जिस बात से परेशान होकर एक दिन विनोद अर्चना से बोलता है, अर्चना, मुझे लगता है कि तुम सही कह रही थी। हमें हमारी आलू टिक्की की दुकान वापस खोल लेनी चाहिए। जी शुक्र है, देर से ही सही, लेकिन कम से कम आपको मेरी बात तो समझ में आई। मैं दुकान खोलने को तैयार हो गया हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है अर्चना। शर्त? कैसी शर्त? बताइए, क्या बात है?
दुकान का सारा काम मैं देखूंगा, बाजार से सब्जी लाना और टिक्की बनाने तक और कस्टमर को संभालने तक हर एक चीज मैं अकेले ही करूंगा। तुम दुकान पर फिर भी नहीं आओगी। जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला आप सारी चीज अकेले कैसे कर लेंगे? आपको वहाँ मेरी मदद की जरूरत पड़ जाएगी। मैंने कहा ना अर्चना, मैं सब कुछ कर लूंगा। सबसे पहले मैं कल जाकर दुकान की सफाई करूंगा, उसके बाद से आलू टिक्की चाट बनाने का काम फिर से शुरू कर दूंगा। विनोद की बातें सुनकर अर्चना असमंजस में पड़ जाती है और बेचारी कुछ नहीं कह पाती। अगले ही दिन विनोद दुकान की सफाई करके आलू टिक्की चाट बनाने का काम फिर से शुरू कर देता है। क्योंकि दुकान काफी दिनों बाद खुली थी, इस वजह से कई पुराने कस्टमर दुकान को खुला देखकर भागते हुए आलू टिक्की चाट खाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन विनोद के हाथ की आलू टिक्की में अर्चना के हाथों का स्वाद नहीं होता है, जिसके चलते एक कस्टमर बुरा सा मुंह बनाते हुए बोलता है, एक तो इतने दिनों बाद दुकान खोली है आपकी, सोचा था बढ़िया खस्ता आलू टिक्की चाट खाऊंगा, लेकिन ये क्या, ये आलू टिक्की चाट तो बहुत ही बुरा है। अरे कोई स्वाद ही नहीं है और मसाले का तो कोई अता पता ही नहीं है। अरे भैया, तुम्हारी बीवी कहाँ चली गई? वो इतना बढ़िया आलू टिक्की चाट बनाया करती थी, तुमने तो बस आलू में नमक मिलाकर टिक्की रख दी। जी देखिए, अब से इस दुकान पर यही वाला आलू टिक्की चाट मिला करेगा। मेरी पत्नी अब यहाँ पर कभी नहीं आएगी। आपको खाना है तो खाइए, नहीं तो चले जाइए। विनोद की बात सुनकर वो कस्टमर बिना खाए ही सारा आलू टिक्की चाट बगल में पड़े कूड़ेदान में डाल देता है। देखते ही देखते एक एक करके सभी ग्राहक आलू टिक्की का स्वाद चखकर बिना खाए ही आलू टिक्की चाट कचरे के डब्बे में डालकर वहां से चले जाते हैं। अब सारा दिन दुकान पर बैठने के बाद भी विनोद के पास पहले जैसे कस्टमर नहीं आया करते थे। वहीं दूसरी तरफ अर्चना के डिलीवरी का भी समय हो जाता है और अपने पति को परेशान देख अर्चना बोलती है, जी सुनिए ना, मैं जानती हूँ कि आप हमेशा से मेरा बहुत अच्छा चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि मुझे या हमारे आने वाले बच्चे को किसी भी तरह की तकलीफ हो, इसलिए आप मुझे कोई भी काम करने से रोक रहे हैं। मगर एक बात सोचिए ना, इस व्यापार को हम दोनों ने मिलकर बनाया था, तो फिर आप इस तरह काम को अकेला कैसे चला सकते हैं? आपको मेरी जरूरत तो पड़ेगी ही ना। तुम्हारी बात तो सही है अर्चना, लेकिन तुम तो जानती ही हो ना, तुम्हारी सेहत के साथ में किसी तरीके का खिलवाड़ नहीं कर सकता। जब आप साथ में हैं तो कुछ नहीं होगा। मैं ठीक हूँ और मेरे अंदर अभी भी इतनी क्षमता है कि मैं आलू टिक्की चाट बना सकूँ, और अगर मुझे ज्यादा दिक्कत महसूस होगी तो फिर मैं आपसे कह दूंगी ना। इस तरह आपस में सलाह करके फिर से अर्चना विनोद के साथ अपनी दुकान पर जाना शुरू कर देती है और आलू टिक्की बनाने का काम शुरू कर देती है। अब जैसे जैसे ग्राहकों को अर्चना के आने की बात पता चलती है, तो वो फिर से सभी ग्राहक आलू टिक्की चाट खाने के लिए भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं। और पहले ही दिन अर्चना और विनोद को आलू टिक्की चाट से भरपूर कमाई होती है। कुछ वक्त बाद ही अर्चना की प्रेगनेंसी का समय पूरा हो जाता है और वो एक फूल जैसी प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है।